वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक की मंथ एंड सेल जो है वो लाइव हो चुकी है। 28, 29, 30 केवल 3 दिन तक की ये टेक्स्ट बुक की सेल चलेगी। अगर आपने अभी भी टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं खरीदा है तो आप खरीद लीजिए। 499 का मिल रहा है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे मेरा कूपन कोड स्टिल तो यही पास प्रो जो है वो आपको 439 का मिल जाएगा। आपको एडिशनल 12% का डिस्काउंट मिलेगा इंस्टेंटली। उसके अलावा अगर आप एसएससी स्टेनो, एसएससी जीडी 2025, एसएससी सीजीएल टीयर 2, एसएससी सीजीएल 2025, सीपीओ टीयर 2, सीपीओ 2025 और अदर एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पर आप मॉक टेस्ट दें। काफ़ी रिलेवेंट और मोस्ट रिलायंट प्लेटफॉर्म है जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं दूसरे बंदों के कंपैरिजन में। उसके अलावा टेक्स्ट बुक क्या है, मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम में इसमें काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट्स, वीकली लाइव टेस्ट, मेगा लाइव टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बेस्ड ऑन एसएससी एग्जामिनेशन आपको काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व करने को और देखने को मिलती हैं। तो अभी भी अगर आपने अवेल नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज़ कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। तो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक कर लीजिए, टेक्स्ट बुक की ऐप इंस्टॉल करके पास प्रो परचेज़ कीजिए। ठीक है, आइए डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो शुरू करते हैं आपके डाउट। सर मेक अ वीडियो ऑन क्वार्टर फैसिलिटी ऑफ डिफरेंट सीएपीएफ। अच्छा भाई, डिफरेंट सीएपीएफ में क्या है, जैसे आपकी जॉब लोकेशन हो गई जहाँ आप ड्यूटी करते हो ना, जॉब लोकेशन एक तो वो हो गया। उसके अलावा हो गया हेडक्वार्टर। अगर आप हेडक्वार्टर में हो, भले वो बटालियन का हो, सेक्टर का हो, फोर्स फ्रंटियर हेडक्वार्टर हो या एफएचक्यू हो, फोर्स हेडक्वार्टर वगैरह हो, यहाँ पर आप फैमिली रख सकते हो। यहाँ आपको फैमिली रखने का मौका नहीं मिलता, तो यहीं पर आपको क्वार्टर मिलते हैं। एसआई को टाइप 3 क्वार्टर जो है वो अलॉट होते हैं। टाइप 3 में 3 रूम होते हैं, ठीक है, एक किचन, एक वॉशरूम और एक आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया लॉन्ड्री वॉन्ड्री के लिए। उसके अलावा आपका कोर्टयार्ड, आंगन और बैकयार्ड काफ़ी स्पेशियस होता है। तो यही है क्वार्टर फैसिलिटी। हर एक फोर्स में आपको यही क्वार्टर फैसिलिटी मिलेगी, चाहे आप जहाँ चले जाओ। तो क्वार्टर जो होते हैं वो आपकी जो आपकी फोर्स की जो ऐप होती है उसमें दिख जाता है कि आपकी बटालियन जहाँ पोस्टेड हो वहाँ पर कितने हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ खाली है, मतलब क्वार्टर खाली है। तो उसी हिसाब से आप क्वार्टर की फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। फिर आपका एचआरए जो है वो डिडक्ट हो जाता है, क्वार्टर मिल जाता है। तो सर मेक अ वीडियो ऑन लाइफ स्टाइल एवरी डे, वर्कलोड, फैमिली लाइफ, फ्री टाइम। अच्छा, मैंने एक पोस्ट प्रेफरेंस की 3 वीडियो बना रखी हैं, ठीक है भाई। तो एक बार पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो से गो थ्रू हो गए तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। और सीआरपीएफ एसआई, एसएसबी एसआई की वीडियो वैसे ही जैसे आईटीबीपी एसआई बनाई है। अभी फ़िलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ दिनों में टाइम मिलेगा तो मैं पक्का ऐसे ही डिटेल में वीडियो बना के लेके आऊँगा। कंटेंट मैंने तैयार कर लिया है, बस वीडियो बनानी है, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर भैया सीएपीएफ में हॉलीडे के बारे में बताइए। अच्छा भाई, जैसे प्रीफिक्स एंड सफिक्स मिलता है, बिल्कुल मिलता है भाई। आरएच हो गया, जीएच हो गया। आरएच आपको 2 मिलते हैं और जीएच साल में जितने हैं गेजेटेड हॉलीडे वो सारे मिलते हैं। पर कब, जब आप छुट्टी में होते हो ना, जब व्हेन यू आर ऑन लीव तब मिलते हैं। तो आपकी छुट्टियों में ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। मतलब प्रीफिक्स मान लो जैसे आप सैटरडे है, ठीक है, सैटरडे को आपको फ्री कर देंगे। आपकी छुट्टी जो होती है वो मंडे से काउंट होती है, ठीक है। तो आपको ये प्रीफिक्स मिल गया, ठीक है। और अगर लास्ट में अगर आपकी छुट्टी जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ सैटरडे है या कोई जीएच है, यहाँ भी जीएच मान लो, आरएच नहीं जीएच की बात कर रहा हूँ, तो आपकी जो छुट्टी होगी वो मंडे तक काउंट होगी, यहाँ खत्म हो जाएगी लेकिन रिपोर्ट आपको मंडे को करना होगा। ऐसे प्रीफिक्स और सफिक्स मिलते हैं। इसके अलावा जब आप सीएल जाते हो जो कि 15 मिलती हैं, तो सीएल में आपके संडे जो हैं वो काउंट नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी छुट्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है, 15 दिन की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती है। गेजेटेड हॉलीडे जो होते हैं वो काउंट नहीं होते, उसकी वजह से छुट्टी बढ़ जाती है। लेकिन जब आप ईएल में जाते हो तो संडे वगैरह नहीं काउंट होते, जीएच वगैरह नहीं काउंट होती। तो अगर आपने 15 दिन की ईएल ली है तो वो 15 की 15 ही रहती है, ठीक है। लास्ट में अगर पढ़ रहा है, स्टार्टिंग में और लास्ट में, तो वीएल में काउंट हो जाते हैं, लेकिन बीच में पढ़ रहा है तो नहीं काउंट होते। लेकिन सीएल में बीच वाले भी काउंट हो जाते हैं। थोड़ा आई होप क्लैरिटी आई होगी। आगे बात करते हैं। सर आई हैव 2020 ओबीसी सर्टिफिकेट एंड रिसेंटली गॉट वन, विल आई गेट रिजेक्टेड इन डीबी? नहीं भाई, नहीं रिजेक्ट होगे, क्योंकि 2020 में बनवाया है, 2023 में सीपीओ का फॉर्म आपने भरा है, 3 साल की वैलिडिटी होती है, रिजेक्ट नहीं होगे। अगर फिर भी डेट के बाहर का गया है तो ऐसा करो, एक नया सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लो और एफिडेविट वगैरह लेके जाना, रिजेक्ट नहीं करोगे। आपका जो है वो प्रोविजनल स्टेटस दे देंगे, वैसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, बाद में वो मान्य हो जाता है, ठीक है। जब फोर्स अपना डीवी लेगी तो आपका मान्य हो जाएगा। मेडिकल पॉइंट ऑर्गन वाइज, अच्छा मैंने 3 वीडियो ही मेडिकल के लिए रिगार्डिंग बना रखी हैं, थोड़ा भी टाइम नहीं मिल रहा है तो इस वजह से यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, शॉर्ट बता रहा हूँ कि आपके मेडिकल से पहले पहले मैं सारी वीडियो बना के सारे पॉइंट डीपली कवर कर दूंगा, डोंट वरी। वन मोर क्वेरी इज़ दैट समवन इंटरेस्टेड इन फील्ड ऑप्स और काउंटर इंटेलिजेंसी, तो सीआरपीएफ और बीएसएफ, ठीक है, ऐसी 2 फोर्स हैं। वैसे एसएसबी भी है, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी भी हो गया, ठीक है, सारी की सारी हैं, सीआईएसएफ भी हो गया। तो
सबसे, और दिल्ली पुलिस भी हो गया डीपी। तो ये सारी की सारी फोर्सेस में आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग सिनेरियो फेस करना पड़ेगा, लेकिन फील्ड ऑपरेशन और काउंटर इंसर्जेंसी जो है बीएसएफ और सीआरपीएफ में आपको ज़्यादा टैकल करना पड़ेगा। बीएसएफ में क्या है, इतना ऑप करना पड़ेगा, डेली कोई ना कोई ऑप हो रहा है, इतना ऑप्स की क्या ही बताएं, तो मज़े आ जाएंगे। वैसे सेम टू सेम सीआरपीएफ में कहीं भी उठा के डाल सकते हैं। जैसे मणिपुर में अभी केस हो रखा है, बीएसएफ और सीआरपीएफ की बटालियन सबसे पहले वहाँ भेजी गई, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पर आप ही टैकल करोगे सारी चीज़ें, ठीक है, तो मज़े आ जाएंगे। तो अगर इसमें आपको जाना है तो आप गो फॉर सीआरपीएफ और बीएसएफ, ठीक है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें सोच के चलो। अगर आपको लगता है कि मैं हमेशा ये कर सकता हूँ तो बिल्कुल सही है। एक बढ़िया सा वेल कैलकुलेटेड डिसीजन लेना ही लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब स्टार्टिंग में हमारे अंदर जोश और जुनून काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं यार, मतलब कुछ टाइम बाद में कि क्या मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से डिसीजन लेना, ठीक है। मेक अ डिटेल वीडियो ऑन CAPF SI लाइक एक्टिविटी कवर ड्यूटी आवर्स पेट्रोलिंग BSF SI। ठीक है भाई, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन कंटेंट रेडी है और बंदे भी रेडी हैं जिन्होंने बताना था, इन्फॉर्मेशन मैंने सबसे ले ली है, बिल्कुल बना दूंगा भैया। आई का नंबर माइनस, मेडिकल में प्रॉब्लम आएगी क्या भाई? प्रॉब्लम आ सकती है मेडिकल में, बिल्कुल आ सकती है। इसको क्योर करो, आई स्पेशलिस्ट से मिलो, ठीक है, क्योर करो। वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के अंदर डाउट भी होता है, मेरे अंदर भी डाउट था कि मेरी आई जो है 6/9 हो गई है, तो लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ अगर आपने चार्ट वगैरह पढ़ दिया तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। CAPF SI डोंट गेट सैली इक्विवेलेंट टू आर्मी, दे ऑल्सो वर्क सपोर्ट आर्मी, प्लीज़ एक्सप्लेन कंपेयर टू सब। भाई एक तो मैंने रिप्लाई भी दिया है शायद इस कमेंट का, सपोर्ट आर्म की तरह काम नहीं करती। CAPF का वर्क अलग है, आर्मी का वर्क अलग है, ठीक है। CAPF इंटरनल सिक्योरिटी से डील करती है, आर्मी जो है वो वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन, उसके लिए आर्मी बनाई गई है, तो उसको सपोर्ट नहीं करती। CAPF का काम अलग है, आर्मी का काम अलग है। कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो हाँ दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, CAPF नहीं सपोर्ट करती, ठीक है। तो ये जो है सपोर्ट आर्म से हटा दो भाई। उसके अलावा CAPF में सैलरी आर्मी के बराबर ही है, कोई ऐसा नहीं है। उनका जो है वो मिलिट्री पे लगता है, तो उसकी वजह से उनकी सैलरी जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, लेकिन अपनी भी सैलरी ठीक ठाक है, अपनी भी सैलरी उनसे कम नहीं है, ठीक है, उनके ही बराबर है। भैया एक फुल वीडियो SSB पर बना दो कि यूनिट में आने के बाद पूरा दिन क्या रूटीन होता है, ड्यूटी। अच्छा ये मैंने दोस्त से बात कर रखी है, ये पूरा कंटेंट वगैरह सब तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो SSB SI पर ही डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, डोंट वरी। काफ़ी बंदे SSB SI को प्रेफर करेंगे, तो ये वीडियो तो लाना बनता है। कोबरा कमांडो पर वीडियो, हाँ भाई कोबरा कमांडो पर वीडियो बिल्कुल। ट्रेनिंग से CRPF में क्या है कि आप जब ज्वाइन करते हो ना, तो ज्वाइन करने से पहले ही आपको जो है वो बता देते हैं कि आपको कौन सी यूनिट मिली है। लेकिन इस बार जो बैच गया है 97, उनको नहीं बताया है कि उनको कौन सी यूनिट मिली है। तो पहले ही बंदों को पता चल जाता है कि मेरी यूनिट जो है वो यहाँ नक्सल में डिप्लॉयड है, मेरी कोबरा यूनिट है, ऐसे करके उनको पहले बता देते हैं। BSF सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन मैक्सिमम किस रैंक तक होता है? असिस्टेंट कमांडेंट तक 100% हो जाता है। डिप्टी कमांडेंट अगर आपने काफ़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया तो आप DC तक भी पहुंच सकते हो, उसके ऊपर नहीं जाता। पहले जाते थे CO तक ही पहुंच जाते थे, लेकिन अब नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो AC तक ही पहुंचते पहुंचते आपकी जो सर्विस है ना वो कम से कम 25 से 28 साल हो जाती है। 25 साल तो मान के चलो, 20 से 25 साल, हाँ 20 से 22 साल, ठीक है, 22 से 25 साल आपकी सर्विस है, AC तक पहुंचते पहुंचते हो जाती है, फिर आप DC। तो अभी प्रमोशन का सीन जो है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है। प्रीवियस 3-4 बैचेस की ट्रेनिंग ज्वाइनिंग डेट्स बता दो भाई। मैंने भाई ये टेलीग्राम चैनल में बता रखा है कि SSB की, CSF की और BSF की जो प्रीवियस बैचेस की जो ज्वाइनिंग डेट है वो सारी बता रखी है। एक बार टेलीग्राम चैनल जो है वो विजिट कर लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो कब तक हो सकती है। वैसे कुछ की प्रेडिक्ट भी कर रखी है मैंने। हाइट एंड वेट का वीडियो बना दो भैया। देखो भाई हाइट में क्या है, सॉरी वेट में क्या है कि +-3 वो लोग लेके चलते हैं, कुछ केसेस में +-5 भी लेके चलते हैं, ठीक है। +-3 और 5 पर रिलैक्सेशन दे देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा डिफर हो जाता है। 3 पर तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, 5 पर तो थोड़ा बहुत डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाइट क्या है, अभी हाइट आपने नपवा ली 170 सेंटीमीटर, अगर आपने हाइट PhD के टाइम में नपवा ली, ठीक है, किसी ने ऊपर नीचे करके भी वो पास हो गया, लेकिन अगर जब मेडिकल में डॉक्टर जो लिख देगा वही माना जाएगा। उसने बोला 170 नहीं है तो वो आप रिजेक्ट कर दिया। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने PhD के टाइम में मैंने हाइट जो थी वो 171 लिखवा ली थी, आप डॉक्टर बोला कि 169 ही है, ऐसा नहीं है। जो डॉक्टर लिखता है वही माना जाता है, और वेट का है +-3 जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। भैया CAPF AC की का ट्रेनिंग के टाइम पर सैलरी एंड फाइनल जॉब के बाद बटालियन में कितना मिलेगा? मेक अ वीडियो ऑन दिस, मोटिवेशन मिलेगा, इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम प्लीज़। ओके, असिस्टेंट कमांडेंट का जो है वो ट्रेनिंग के टाइम में आपका RHA वगैरह नहीं लगता है, ठीक है।
उसके अलावा आपका टीपीटी या टीए बोलो, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस या टीपीटी वगैरह ये नहीं मिलता है। बाकी जो सैलरी है वो पूरी पूरी मिलती है। तो मान के चलो आप 75 की आपकी ट्रेनिंग टाइम में सैलरी हो जाती है। उसके बाद जब आप डिप्लॉय होते हो बॉर्डर में तो आपकी वही सैलरी 90 के यहाँ तक पहुँच जाती है। मोटिवेशन मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। तो डिटेल सैलरी स्लिप पड़ी हुई है साहब लोगों की मेरे पास, तो चलो वीडियो बना दूंगा इसके रिगार्डिंग। CAPFSI और BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो जॉब है उसमें से कौन सी अच्छी है भाई? मेरी अगर पर्सनल चॉइस बोलो कि अगर मुझे कोई बोले BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, तो अगर मुझे फैमिली लाइफ चाहिए होगी, मेरी शादी वादी हो रखी होती है, पेरेंट्स को वहाँ बटालियन में रखना होता, उनको थोड़ा एक्सपोजर देना होता, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेरे लिए बहुत बेस्ट होती, ठीक है। फैमिली को टाइम भी दे पाता और एक टाइम फिक्स है कि आपको इतने से इतने बजे तक काम करना है और इतने बजे से इतने बजे तक आपको फैमिली के साथ रहना है, घूमना फिरना है, वीकेंड में ऑफ मिल जाता है। लेकिन CAPFSI में क्या है कि आपको ऐसा कोई तो है नहीं चीज़, आपकी रैंक तो बड़ी है, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको गो थ्रू करने पड़ते हैं डेली, दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन हाँ, पर्सनल लाइफ थोड़ी ठीक हो जाती है, वर्क लाइफ जो है वो थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है। भैया रिटायरमेंट एज इंक्रीज़ का इस बार वाली वैकेंसी में भी फ़र्क पड़ेगा क्या? मतलब वैकेंसी डिक्रीज़ तो नहीं होंगी? अच्छा, अभी जो रिटायरमेंट की एज जो इंक्रीज़ करी है 62 कर दी है शायद, तो अभी तो फ़िलहाल इसके रिगार्डिंग कुछ आया नहीं है। वैसे फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है। जो सुपर एनुएशन जाने वाले थे या जो रिटायरमेंट जाने वाले थे वो अब 2 साल और नौकरी करेंगे, ठीक है, तो उनकी वजह से जो वैकेंसी खाली होने वाली थी वो नहीं खाली होंगी, तो भरी भी नहीं जाएंगी, तो जाहिर सी बात है वैकेंसी डिक्रीज़ होंगी। तो उसका फ़र्क तो पड़ता ही है भाई, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, ठीक है, ऑफिशियल होगा, मतलब अगर गवर्नमेंट ने कर दिया होगा ऑफिशियल, तो अभी तक हमारे पास कुछ ऐसा आया नहीं है। अगर आ जाएगा तो जैसे आएगा तो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो पक्का लेके आऊँगा। SSCPO प्री एग्ज़ाम डेट एंड वैकेंसी ठीक ठाक आएगी। अभी तो कुछ फ़िलहाल पता नहीं चला है, वैसे पता चल गया, लेकिन पब्लिक डोमेन में अभी से बताना वो थोड़ा ठीक नहीं है। और लेकिन डेट जो है वो भी नहीं, वो तो SSC के ऊपर है, SSC कब करवाएगी। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मार्च से अप्रैल के बीच में आपका नोटिफिकेशन जो है वो आ सकता है। वैकेंसी जो है वो थोड़ा सा और टाइम लेके मैं बताऊंगा, धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट की पता चलने तो फिर बताऊंगा। 1-2 डिपार्टमेंट की ला के और फिर यूट्यूब में बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह तहलका मचाने से कोई मतलब नहीं बनता। सर मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था बट उसका आंसर नहीं मिला। BSF सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग का कोई अमाउंट सबमिट करना होता है क्या? अमाउंट रिफंड? अच्छा भाई, ये तो मैंने 3-4 बार बताया है, शायद काफ़ी लोगों को बताया। देखो भाई, जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो जब आप ट्रेनिंग का कोई अमाउंट, जब आप रिज़ाइन करते हो, ठीक है, अगर आपने बीच में ही ट्रेनिंग में सोचा कि नहीं भाई मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, काफ़ी हेक्टिक हो रहा है, जो कि बहुत हेक्टिक होता है, बहुत फिजिकल तोड़ देते हैं फिजिकली, तो आपको पर डे के अकॉर्डिंग शायद 2,000 रुपये, अभी शायद ये बढ़ गया होगा, हमारे टाइम में 2,000 रुपये था, उसके अकॉर्डिंग जितने दिन आपने ट्रेनिंग कर ली होगी वो दे के जाना पड़ता है। प्लस उसके अलावा अदर जो आपको सामान मिल रखे होते हैं, जो गवर्नमेंट ने दे रखे होते हैं, क्वार्टर मास्टर जो आपको इशू करता है, उसका ट्रेनिंग कॉस्ट, बाकी जो आपने मेस में खाया पिया है या और अदर बिल जो है वो आपको क्लियर करा के जाने पड़ते हैं। तो जैसे अभी की मानो कि मैं अभी जॉब छोड़ना चाहूँ तो मेरे को 7,20,000 से 25,000 रुपये अभी देने पड़ेंगे, 7,20,000-25,000 वो पूरा ट्रेनिंग कॉस्ट मेरे को दे के जाना पड़ेगा, तब मैं रिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं अपर ग्रेड पे में जाता हूँ और NOC मैंने ले रखी है तो मेरे को कोई ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। बाकी जो मेरे को सामान इश्यू हो रखा है मेरे को उसकी कटिंग जो है वो क्लियर करवानी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं। अमाउंट रिफंड हो जाता है? नहीं, अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। आपको ट्रेनिंग कॉस्ट जो है, आपके पीछे इतना सारा उन्होंने फैसिलिटी लगाई है उस्तादों को, उस जो एकेडमी है उसमें आपको रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था दे रखी है, तो जाहिर सी बात है उनका भी रिसोर्सेस खर्चे हुए हैं, तो उसका आपको पे करके जाना पड़ेगा। उनका भी टाइम एंड एनर्जी बेकार हुई आपके चक्कर में, तो पैसे तो लेंगे ही लेंगे और लेते ही हैं। हाउ टू क्रैक CPO इन 2025 स्ट्रेटजी फॉर न्यू स्टूडेंट? भाई मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया था, तो उसमें मैं डेली टारगेट्स वगैरह SSC CPO 2025 के लिए दे रहा था, तो एक बार टेलीग्राम चैनल विजिट करना, उसमें काफ़ी सारे 2025 के डेली टारगेट्स पड़े होंगे, तो उसको देखने के बाद जो है वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं अपने टारगेट कैसे सेट करूं और पहले अटैम्प्ट में 2025 CPO कैसे क्लियर करूं। आप सोते कब हो और सुबह उठते कब हो? जब भाई ड्यूटी का टाइम होता है तो ख़त्म हो जाता है तो सो जाते हैं। जैसे मान लो मेरी अभी रात में फ़िलहाल 8 से 11 पेट्रोलिंग लगती है या 9 से 12 पेट्रोलिंग लग जाती है, ठीक है, तो जब ये ख़त्म हो जाती है तो मैं आके सो जाता हूँ, फिर सुबह 5:30 बजे फिर पेट्रोलिंग में जाना पड़ता है, तो फिर चला जाता हूँ। तो ये मेरा सोने का टाइम हो गया और फिर इसके बाद मैं पूरा दिन जागता हूँ और बीच में अगर रेस्ट करना हो तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ, वरना अपनी पढ़ाई और थोड़ा बहुत इधर उधर का काम देखना वगैरह वो देख लेता हूँ।